यह दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। सूरज अपनी गर्मी को पहाड़ों की गोद में दफन कर चुका था और हवा में बर्फ के क्रिस्टल इस तरह तैर रहे थे जैसे प्रकृति ने आकाश गंगा को धरती पर बिखेर दिया हो। हिमांशु, आरव और नेहा, तीन दोस्त जो दिल्ली की भागम भाग वाली जिंदगी से ऊब चुके थे, एक ऐसे रोमांच की तलाश में थे जो उन्हें हमेशा याद रहे। आरव ने एक पुरानी धूल भरी ट्रेवल डायरी में एक जगह के बारे में पढ़ा था, शून्य शिखर। ये किसी भी आधुनिक नक्शे पर नहीं था, लेकिन डायरी में लिखा था कि वहाँ एक परित्यक्त अबैंडन्ड फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है जिसे स्थानीय लोग ठहराव कहते हैं। डायरी के मुताबिक वह जगह साल में सिर्फ एक हफ्ते ठंड के चरम पर किसी अजीब चीज का अनुभव करने के लिए खुलती थी। हिमांशु, जो हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, आरव के इस भूतिया प्लान को सिरे से खारिज कर रहा था। हिमांशु कार चलाते हुए व्यंग्य से, आरव, तुम्हें सच में लगता है कि हम किसी भूतिया डायरी पर विश्वास करके अपने आरामदेह क्रिसमस को इस शून्य शिखर में बदल रहे हैं? और ये ठहराव गेस्ट हाउस जिसका कोई ऑनलाइन रिव्यू नहीं है। अरे यार, यही तो मज़ा है। एडवेंचर में थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। वैसे भी तुम ही हो जो हमेशा कहते हो कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखती है। और सुनो, डायरी में साफ लिखा है, ठंड की चरम सीमा पर ठहरने वाला आखिरी व्यक्ति कुछ ऐसा देखता है जो उसके पूरे जीवन के तर्क को चुनौती देता है। मुझे अब भी डर लग रहा है। गेस्ट हाउस के मालिक ने फोन पर बात करते हुए भी हमारी बुकिंग की पुष्टि करने से पहले 10 बार पूछा कि क्या हम सचमुच आ रहे हैं, जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा हो। वो आदमी बस इतना चाहता होगा कि हम उसकी पुरानी झोपड़ी को बर्फ में ना तोड़ दें। हॉरर फिल्में देखना बंद करो नेहा। जब तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तब तक कोई भूत नहीं है, सिर्फ पुराने जमाने के मिथक हैं। अच्छा ठीक है मेरे साइंस के प्रोफेसर, फिर ये बताओ क्यों गांव का आखिरी घर यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे छूट गया? इस रास्ते पर ना कोई बिजली का खंबा है, ना कोई मोबाइल सिग्नल। डायरी में लिखा था कि ये जगह मनुष्य की सीमा पर है। कार अब पूरी तरह से देवदार के घने और ऊंचे पेड़ों के बीच चल रही थी। सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स का पीला उजाला था। मुझे वापस जाना है, प्लीज हिमांशु। रुक जाओ, हम इतना दूर आ गए हैं। हम बस रात भर रुकेंगे, तस्वीरें लेंगे और सुबह निकल जाएंगे। तुम दोनों को मैं एक जबरदस्त स्टोरी का वादा करता हूँ। कुछ ही दूरी पर धुंध में लिपटा गेस्ट हाउस दिखाई दिया। ये सचमुच जीर्ण शीर्ण था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी इमारत में कहीं भी रोशनी नहीं थी। तीनों दोस्त कार से उतरे, अंदर आए। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। तो उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने रात भर आग को ताका। उसकी त्वचा पर वर्षों की पहाड़ों की ठंड की झुर्रियां थीं। उसने कोई स्वागत नहीं किया, बस उन्हें अजीब भेदक निगाह से देखा। बूढ़ा व्यक्ति धीमी फटी हुई आवाज में, तुम लोग आ गए। मुझे पता था कि कोई आएगा। नमस्ते, हम दिल्ली से हैं। हमने फ़ोन पर बुकिंग की थी। हाँ, मैं जानता हूँ, पर तुम लोग 3 हो। नियम कहता है सिर्फ एक कमरा, सिर्फ एक रात, और तुम्हें रात के 12 बजे के बाद अंदर ही रहना होगा। दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि सूरज की पहली किरणें बर्फ को छू न ले। नेहा घबरा कर बोला, लेकिन अगर हमें कोई इमरजेंसी हो गई तो? इमरजेंसी यहाँ नहीं होती। यहाँ जो होता है वो होना ही होता है। अब पैसे दो और अपनी किस्मत तय कर। हिमांशु ने तुरंत पैसे निकाल कर दिए। उसने तर्क करना जरूरी नहीं समझा। वह बस इस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहता था। बूढ़ा व्यक्ति हिमांशु के पास आया और उसकी आंखों में देखा। तुम अपनी आखिरी रात की तलाश में आए हो। याद रखना, आवाजों पे विश्वास मत करना।
गैलरी की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली थीं, लेकिन उनके भाव उन्हें घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, हम रात भर एक साथ ही रहेंगे। कोई भी कुछ भी सुने, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। आरव, तुमने अपनी कहानी पाली, अब शांत रहो। यार क्या अजीब जगह है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। आरव, इस जगह के बारे में कोई और बात नहीं। हम सुबह तक सिर्फ इंतजार करेंगे, बस। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बाहर की चुप्पी थी, एक ऐसी गहरी डरावनी चुप्पी जो हर आवाज को अपने अंदर निगलने को तैयार थी। अचानक नेहा ने कांपते हुए, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आरव चौंक कर, क्या? गैलरी से जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, और आहट ऐसी है जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो सकता है बूढ़ा मालिक हो या कोई जानवर। पहाड़ी जगह है। लेकिन जैसे ही हिमांशु ने यह कहा, दरवाजे पर 2 बार बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट तीनों की सांसें गले में अटक गईं। रात के 11:30। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? आरव डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर, शायद हमें देखना चाहिए। नहीं। बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? रात के 12 बजे के बाद अंदर ही रहना होगा और आवाजों पर विश्वास मत करना। ये कोई साधारण दरवाजा खटखटाना नहीं है। हिमांशु ने तो न चाहते हुए भी बाहर पूरी तरह अंधेरा था। उसने कुछ सेकंड तक अपनी आंखें गड़ाई रखी। कोई नहीं दिख रहा। घड़ी में 11:58 हुए थे। तभी नीचे से हॉल से एक ऐसी आवाज आई जो किसी भी तर्क से परे थी। यह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। मम्मी, ठंडा लग रही है, मुझे अकेला मत छोड़ो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुरी तरह कांप रही थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। आरव फुसफुसाते हुए, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सच है। हिमांशु, उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। गुस्सा इस बात पर था कि वह इतने आसानी से किसी मिथक के झांसे में आ गया। अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ और मैं पता करूंगा कि ये कौन कर रहा है। नहीं, प्लीज, वो बूढ़ा आदमी, उसने मना किया था। रात के ठीक 12 बजे थे और उसके तुरंत बाद गैलरी से आती उस महिला की शांत लोरी वाली आवाज ने, सो जा मेरे लाल, अब कोई आवाज नहीं आएगी। आज की रात ठहराव में कोई नहीं बचेगा। कमरे के अंदर की सारी हवा सोख ली थी। तीनों दोस्त, हिमांशु, आरव और नेहा, अब तर्क और अविश्वास की सीमाएं तोड़कर विशुद्ध दहशत के दायरे में प्रवेश कर चुके थे। वह जानता था कि अब भागना संभव नहीं है। उस अंतिम कोना कमरे की खिड़की भी बर्फ से जाम थी। वे पिंजरे में बंद थे। हिमांशु धीमे कठोर स्वर में, लोरी, वो लोरी गा रही है। ये बूढ़े आदमी की चेतावनी थी, आवाजों पर विश्वास मत करना। लेकिन लोरी तो ठीक है, पर वो क्या कह रही थी? आज की रात ठहराव में कोई नहीं बचेगा। यार ये कोई मजाक नहीं है। उस बच्चे का रोना, वो इतना ठंडा और दर्द भरा था, और फिर वो महिला, वो शांत कैसे हो गई? इसका मतलब है कि वो आवाज अब उसके साथ है, या जो भी वो आवाज है। शायद ये गेस्ट हाउस की कहानी है। एक माँ और उसका बच्चा जो यहाँ ठंड में मर गए थे, और अब उनकी रूहें? हिमांशु, तुम अभी तक भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। आरव, इस जगह ने मेरे सारे तर्कों को जला दिया है। अब हम बस इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें सुबह तक जिंदा रहना है। अचानक लोरी की आवाज थम गई। गैलरी में फिर से वह डरावनी चुप्पी छा गई जो इस बार और भी ज्यादा सघन थी। वे तीनों अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे। तभी
दरवाजे के ठीक नीचे से लकड़ी के फर्श और दरवाजे के बीच के छोटे से गैप से एक काली पतली छाया कमरे के अंदर रेंगती हुई आई। वह किसी धुएं की तरह नहीं थी, बल्कि गाढ़ी स्याही की तरह थी जो तेजी से कमरे के बीच की ओर बढ़ रही थी। नेहा, दबी हुई चीख। देखो, वो क्या है? हिमांशु ने तुरंत हीटर को लात मारी ताकि आग की रोशनी फैले। जैसे ही आग की लौ उस छाया पर पड़ी, वह तेजी से पीछे हट गई और गैप से बाहर निकल गई। आग इसे रोशनी पसंद नहीं है, या शायद गर्माहट। हिमांशु ने हीटर को दरवाजे के पास खींच लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी को फोन करना चाहिए। आरव ने अपना फोन उठाया। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल की जगह कॉल मी लिखा हुआ आ रहा था और उसका बैटरी इंडिकेटर पूरी तरह से हरा था। भले ही सुबह वह 10% पर था। आरव डर के मारे फोन पटकते हुए, मेरा फोन ये अजीब चीजें दिखा रहा है। ये पूरी तरह से चार्ज है। इस जगह की अपनी ऊर्जा है। ये तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारी हर उम्मीद को तोड़ देगी। फोन बंद करो आरव। तभी अंतिम कोना कमरे की छत से एक टपकाव की आवाज आई। नेहा ने ऊपर देखा। सीलिंग से पानी नहीं टपक रहा था। ये रक्त था, गाढ़ा काला रक्त, जो ठीक उस जगह पर टपक रहा था जहां आरव ने कुछ देर पहले अपने बैग रखे थे। छत से खून। ये क्या हो रहा है? अगर ये छत से टपक रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई है। गेस्ट हाउस में सिर्फ 2 मंजिलें हैं और ऊपर कोई कमरा या हॉल नहीं है, सिर्फ अटारी है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी दरवाजा एक बार फिर खटखटाया गया। इस बार आवाज धीमी नहीं थी। ये एक जोरदार, क्रूर, भूखी खटखटाहट थी। धड़ाम धड़ाम। दरवाजा इतना जोर से हिल रहा था कि उसकी कुंडी टूट सकती थी। दरवाजे के बाहर से आवाज पुरुष की कांपती हुई, अरे नो, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। ये तुम्हारी आखिरी रात नहीं है। दरवाजा खोलो तुम तीनों। हिमांशु अपनी जगह पर जड़ हो गया। यह आवाज किसी टूरिस्ट की थी जो शायद उनके जैसे ही गलती से यहां आ फंसा हो। लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई, आवाजों पर विश्वास मत करना। शांत, ये चाल है। बूढ़े आदमी ने कहा था कि यहाँ हम ही आखिरी अतिथि हैं। बाहर की आवाज और तेज, दर्दनाक। मैं मर जाऊंगा। मेरी उंगलियां जम रही हैं। दरवाजा खोलो, मैं आरव हूं। हाँ, मैं आरव हूं। मुझे अंदर आने दो। आरव ने खुद को छुआ। वह वहीं खड़ा था, लेकिन बाहर की आवाज में उसकी आवाज की एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा हो। आरव डर से कराहते हुए, नहीं, ये मैं नहीं हूं। दरवाजा जोर से हिलने लगा। लकड़ी चरमरा उठी। हिमांशु जानता था कि वे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सुनो, हम यहाँ से निकलेंगे। अब भागना ही एकमात्र विकल्प है। उसने हीटर के पीछे रखे एक पुराने लोहे के रॉड को उठाया। हम अटारी से नहीं भाग सकते। हम मुख्य दरवाजे से भी नहीं निकल सकते। हम यहाँ से पीछे के रास्ते से भागेंगे, जहां भी ये गेस्ट हाउस खत्म होता है। कमरे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर स्टोर रूम लिखा था। हिमांशु ने रॉड से उस पर लगे ताले को तोड़ा। अंदर एक तंग, धूल भरा कमरा था। वहां कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही पुराना लकड़ी का रैंप था जो नीचे बेसमेंट की ओर जाता था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम नीचे जाएंगे। वे तीनों फिसलते हुए उस अंधेरे रैंप से नीचे उतरे। बेसमेंट, जड़ों का कमरा। बेसमेंट में भयानक, हड्डी जमा देने वाली ठंड थी। ये गेस्ट हाउस की जड़ें थीं। यहाँ सिर्फ मिट्टी, पुरानी ईंटें और लकड़ी के स्तंभ थे।
हवा में सड़ी हुई मछलियों और बारिश में भीगे कागज की बदबू थी। अचानक खाने से कुछ आवाज आई, जैसे कोई अपने दांतों से हड्डी चबा रहा हो। हिमांशु ने अपनी टॉर्च ऑन की और कोने में रोशनी डाली। वहां घुटनों के बल बैठा जमीन पर पड़ी गंदगी को कुरेदता हुआ कोई इंसान नहीं था। ये था बूढ़ा मालिक। वह जमीन पर कुछ खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन से बर्फ और मिट्टी को चबा रहा। उसका चेहरा ऊपर उठा और उसकी आंखें अब लाल नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से काली थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। बूढ़ा व्यक्ति चबाते हुए धीमी आवाज में, जो अब किसी जानवर की गुर्राहट लग रही थी। आखिरी रात, तुम आ गए। मैंने कहा था आवाजों पर विश्वास मत करना। मैं भी एक आवाज हूं। वह बूढ़ा मालिक अब उनकी ओर रेंगने लगा। उसकी गति अमानवीय रूप से तेज थी। भागो! ये अब इंसान नहीं रहा। वे तीनों बेसमेंट के दूसरे छोर की ओर भागे, जहां एक टूटी हुई ईंट की दीवार थी। इसे तोड़ना होगा। हिमांशु ने अपने लोहे के रॉड से दीवार पर जोर से वार करना शुरू किया। ईंटें टूट रही थीं, लेकिन समय कम था। बूढ़ा मालिक अब उनके पीछे था और वह गुर्रा रहा था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। मालिक अब 2 पैरों पर नहीं बल्कि 4 अंगों पर चल रहा था और उसकी उंगलियां लंबी नुकीली हो गई थीं। आरव ने एक पुरानी लकड़ी की मेज को मालिक की तरफ फेंका, जिससे वह कुछ देर के लिए धीमा हो गया। जल्दी करो हिमांशु। दीवार में अब इतना बड़ा छेद हो गया था कि कोई उसमें से निकल सकता था। जाओ, बाहर निकलो। नेहा पहले बाहर निकली, फिर आरव। जब हिमांशु निकलने वाला था तो बूढ़े मालिक ने अपने लंबे नुकीले हाथ से उसकी जैकेट पकड़ ली। बूढ़ा मालिक गुर्राते हुए, ठहराव, तुम्हें चाहिए, अब तुम्हारी बारी। हिमांशु ने रॉड से मालिक के हाथ पर जोर से मारा। मालिक ने दर्द से चीख मारी और जैकेट छोड़ दी। हिमांशु तेजी से बाहर निकल आया। बर्फीला जंगल, मुक्ति या मौत। जंगल में कड़ाके की ठंड थी और बर्फ पड़ रही थी। वे बिना सोचे समझे भाग रहे थे। तभी उन्होंने पीछे गेस्ट हाउस की ओर देखा। तीनों ने देखा कि ठहराव, गेस्ट हाउस की पूरी लकड़ी की संरचना कांप रही थी और फिर गेस्ट हाउस के ऊपर जहां अटारी थी, वहां से सैकड़ों काली परछाइयां धुएं की तरह निकलकर जंगल की ओर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। नेहा पूरी ताकत से चीखते हुए, वो आ रहे हैं, भागो। तीनों बस भागते रहे। वे भागते रहे जब तक, लेकिन इस बार वह आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। महिला की आवाज चीखते हुए, नहीं, मेरी रात, मेरी आखिरी रात। काली परछाई। हिमांशु, आरव और नेहा गिर पड़े। वे बस सांस ले रहे थे और कांप रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। ठहराव, गेस्ट हाउस वहां नहीं था। जहां वह भयानक इमारत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ बर्फ से ढकी हुई सपाट जमीन थी, जिसके बीचों बीच एक गहरा काला गड्ढा था जो किसी पुरानी कब्र जैसा लग रहा था। आरव हैरान होकर खुद से, वो चला गया। गेस्ट हाउस चला गया। वो सच था। वो सब सच था। हिमांशु आंसू और पसीने से भीगा हुआ, जोर से हंसते हुए एक अजीब सी राहत के साथ, हाँ नहीं, वो सच था। मेरा विज्ञान, मेरा तर्क सब खत्म हो गया। हम अपनी जिंदगी में आखिरी रात बिता कर आए और कार की ओर चल पड़े। कार उस भयानक जब वे सड़क पर वापस आए तो आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस पुरानी ट्रैवल डायरी को बाहर निकाला। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला जो पहले खाली था। अब उस पन्ने पर किसी ने रक्त से लिखा था, ठहराव को हमेशा एक आखिरी अतिथि चाहिए और वो आखिरी रात अब तुम्हारी डायरी में दर्ज है। आरव ने डायरी को खिड़की से बाहर बर्फ में फेंक दिया। वे जानते थे कि वे जो कुछ भी अनुभव करके आए हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
लेकिन उनके शरीर पर ठंड की वो आखिरी रात और उनकी आत्माओं में उस महिला की लोरी की भयानक गूंज हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। और उन्हें यह भी पता था कि हर साल ठंड की चरम सीमा पर ठहराव गेस्ट हाउस फिर से अपनी आखिरी रात के लिए एक नए अतिथि का इंतजार करता है।